Good morning, Bachu. I'm Sanjay Bhatnagar this side, and I welcome you to my channel Economics on Tips by Sanjay Bhatnagar. यार मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट करा चुका हूँ, आपको मैं फॉरेन शीट करा चुका हूँ. अगर आप प्लीज़ मेरी दोनों वीडियोस को देखेंगे, पिछली दोनों वीडियोस को, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आज मैं आपको दोनों चैप्टर्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड्स में आ चुके हैं या उस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस दोबारा हैं. तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस. भाई अब जैसे हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी इंक्लूडेड और रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. भाई ये जो ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे इंक्लूड होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे इंक्लूड होगी. अगर आपको याद हो, मैंने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसा आता है हमारा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट में. तो जो पैसा आ रहा है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो पैसा जा रहा है देश से बाहर वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है. तो सपोज जैसे हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लोन्स फ्रॉम IMF टू कवर डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. भाई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया, अब हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा. तो अब आप लोन लेंगे हम IMF से, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये हमारा रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि पैसा आ रहा है. जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो है इंडियन गवर्नमेंट रिपेज लोन टेकन फ्रॉम IMF. भाई गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया हुआ था, अब उस लोन को उन्होंने वापस पे कर दिया. तो जब वापस पे कर दिया तो पैसा हमारा जा रहा है, हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. तीसरा है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस बाय अ जापानीज रेजिडेंट. भाई जापान का एक बंदा है, उसने हमारी एक इंडियन कंपनी है इन्फोसिस, उसके शेयर्स खरीदे. तो जब शेयर खरीदे तो वो उसके बदले में पे करेगा, तो पैसा हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, तो हम उसको, क्योंकि पैसा आ रहा है, हम डेबिट साइड में काउंट करेंगे. अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट्स ऑफ जूट टू श्रीलंका. भाई इंडिया ने श्रीलंका को जूट एक्सपोर्ट करा, तो जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते तो हमारे को पैसा मिलेगा क्योंकि हमने चीज़ बेची है. तो अब पैसा आ रहा है, हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. एंड लास्ट, परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना. भाई सपोज हमारी कंट्री ने या हमारी कंट्री के किसी बिजनेसमैन ने चाइना से टॉयज खरीदे, खिलौने खरीदे. भाई जब हम कुछ खरीदे तो हमारे को पे करना पड़ेगा, मनी इज गोइंग आउट, पैसा बाहर जा रहा है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर. ओके बच्चों, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ. भाई कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री की असेट या लायबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं. अगर ट्रांजैक्शंस कंट्री की असेट या लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं डाल रहे हैं तो हम उनको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. अगर आपको ये याद हो कि मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पूरा फॉर्मेट बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास में, कि मैं एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर रहा हूँ. तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है. जो इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी बोलते हैं. मतलब जो भी हमने गुड्स एक्सपोर्ट करी और जो भी हमने इंपोर्ट करी उसका डिफरेंस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज काउंट किया जाता है. थर्ड कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, डोनेशंस, ग्रांट, सब्सिडीज, जो हम बाहर के देश के लोगों के साथ करते हैं और जो बाहर के देश के लोग हमारे को करते हैं. तो जो दोनों का डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है. तो जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को प्लस करोगे, आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट आएगा. अब इसके बाद जो चौथी ट्रांजैक्शन है वो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट मैंने आपको अभी बताया कि वो ट्रांजैक्शंस जो कंट्री की असेट या लायबिलिटी को फर्क डालती हैं, उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं या कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. अब सपोज जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक चीज़ और, कि जब हम इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट. जो चौथा कंपोनेंट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट. जब हम चारों कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी आवर होल बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब स्टेटमेंट क्वेश्चंस.
भाई जैसे सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। आपको ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है कंट्री में या पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है। अब सपोज बाहर के किसी कंट्री ने या किसी इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा, मतलब यहाँ पे पैसा आ रहा है, और इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हमारी कंट्री में इसके एसेट या लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। पैसा आ रहा है प्लस एसेट या लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, तो हम आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट या लायबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड। भाई यहाँ पे कोई फैमिली है, उसने अब्रॉड अपने किसी फैमिली मेम्बर को, जैसे पेरेंट्स ने अपने किसी अपने बच्चों को जो बाहर पढ़ रहे थे उनको पैसा भेजा। अब यहाँ पे कंट्री की एसेट या लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंडर में। एंड ये ध्यान रखिएगा कि ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एसेट लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। सो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा बिकॉज पैसा जा रहा है, एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि एसेट या लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। भाई यहाँ पे जो मशीनरी है वो एक गुड है, मतलब हमारी कंट्री में किसी ने मशीनरी खरीदी, तो जब मशीनरी खरीदी तो हम पे करेंगे, तो इसका मतलब है कि पैसा बाहर जा रहा है। तो पैसा जब बाहर जाता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, प्लस ये एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इसको हम काउंट करेंगे गुड्स वाले उसमें हेडिंग में, जहाँ पे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है प्लस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम श्रीलंका। भाई हमारी कंट्री ने श्रीलंका को लोन दिया हुआ था, अब उस लोन पे हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, अब पैसा आ रहा है, तो कहाँ जब जो कैश हम रिसीव करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। अब पैसा आ रहा है और वन वे पेमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारा बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में ये रिकॉर्ड होगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है इंपोर्ट्स ऑफ टीवीज फ्रॉम चाइना। भाई हमने चाइना से टीवी इंपोर्ट करे, अब टीवी तो आ रहे हैं लेकिन हमारे उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा हमको, तो पैसा हमारा बाहर जा रहा है, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब जो पैसा हम पे कर रहे हैं उससे कंट्री की एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, इट विल बी कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंडर में नोट करेंगे। ओके बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट टेक्स मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए जिससे कि वो गोल्ड के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, कम कर सके। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यूज गवर्नमेंट एम्स टू अचीव थ्रू दिस। गवर्नमेंट इस स्टेप के थ्रू क्या करना चाहती है? तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड को कम करने के लिए, गोल्ड के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, तो क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। भाई जब हम इंपोर्ट कर रहे थे और अब वो कम हो गए, तो इसका मतलब है कि अब हम फॉरेन करेंसी को कम डिमांड करेंगे, क्योंकि अब हमारी पेमेंट्स कम हो गई, जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको हमें कम पेमेंट करना है। तो जब फॉरेन करेंसी को हम कम डिमांड करेंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल डिक्लाइन। जब उनकी करेंसी की डिमांड डिक्लाइन करेगी तो उनकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। भाई किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उस चीज़ की प्राइस कम होता है। अगर हम फॉरेन करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी कम डिमांड कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, मतलब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और इस तरीके से जब ऐसा होता है कि हमारी इंपोर्ट पेमेंट्स कम हो गई तो हमारा जो आउटगोइंग पेमेंट्स है वो कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा था, अभी तक जो माइनस में चल रहा था, वो ठीक हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उस डेफिसिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। भाई हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो उसका मेन पर्पस क्या था कि हम अभी तक जो गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करते थे अब उन गुड्स को हम कंट्री के अंदर बनाएं। तो क्या होगा कि जब हम उस गुड्स को जो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, अगर हम उसको कंट्री के अंदर बनाएंगे तो हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स कम हो जाएंगी, आउटगोइंग पेमेंट्स कम हो जाएंगी तो हम क्या, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो जब ऐसा होगा कि हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स कम हो गई, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए,
तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बाहर के देश के लोग, क्योंकि अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम बन गया, तो बाहर के देश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी स्टार्ट हो जाएगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स कम हो गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, मतलब हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएगी। भाई पेमेंट्स कम हो रही है क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, अर्निंग बढ़ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हम डेफिसिट में चल रहे थे वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। भाई हम लोग पल्सेस को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमारे को पेमेंट करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि इट वुड लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जा रही है हमें, क्योंकि हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, एंड हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि पल्सेस को इंपोर्ट करने से हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स बढ़ गई हैं। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 के बोर्ड्स में आया था, क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है? अगर आपने मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट होता है, जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का डिफरेंस जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा करंट अकाउंट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसीट्स, यूनिलैटरल पेमेंट्स। भाई अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। हमने गुड्स एक्सपोर्ट करी 100 की, हमने इंपोर्ट करी 200 की। भाई जब एक्सपोर्ट करते तो पैसा आता है, पर जब हम इंपोर्ट करते तो पैसा देना पड़ता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको देना ज़्यादा पड़ रहा है, आ कम रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो -100 हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सपोज हमने 200 रुपये की सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, इसी तरीके से हमें सर्विसेज इंपोर्ट करी 100 रुपये की। अब यहाँ पे पैसा आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, हमारा जो बैलेंस ऑफ सर्विसेज है, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, वो हमारा सरप्लस हो गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में है, -100, बैलेंस ऑफ सर्विसेज +100 है। तो तीसरा कंपोनेंट है वो है यूनिलैटरल रिसीट्स। भाई हमारे को बहुत सारी कंट्रीज डोनेशन, ग्रांट, सब्सिडीज वगैरह वगैरह से हेल्प करती हैं, तो वो सारा पैसा हम इस साइड में काउंट करते हैं। तो अगर हमारे को हेल्प कर रही, पैसा बाहर से आ रहा है, सपोज 400 रुपीज़ आया, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे यूनिलैटरल रिसीट्स में। इसी तरीके से जैसे हमको बाहर के देशों से हेल्प मिलती है, हम भी बहुत सारे देशों की हेल्प करते हैं, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है। सपोज हमने 100 रुपये की हेल्प करी, अब इस केस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन यूनिलैटरल ट्रांसफर है 400 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये जा रहे हैं, मतलब हमें 300 रुपये ज़्यादा मिले। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल उसमें हमारे पास यहाँ पे 100 रुपये आए, यहाँ 200 आए, यहाँ 400 आए, 300, 400, 700 रुपये आए, वी रिसीव्ड 700, लेकिन हमारा जो गया वो गया 200 + 100, 300 + 100, 400, गया हमारा 400। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो जा रहा है 400 जा रहा है, आ रहा है 700 आया, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट है वो सरप्लस 300 रुपये है। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये हमारा वही सेम अमाउंट आ जाएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का। कैसे भाई, ये हमारा माइनस का फिगर था, ये हमारा प्लस का फिगर था, तो ये हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 300 विच इज़ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। मतलब तीनों हेड पे हमारे पास आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, हमारा इतना सरप्लस। बाई चांस हमारे को अभी यहाँ पे हमने रिसीव ज़्यादा करा, तो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन करा करंट अकाउंट सरप्लस। सपोज हमारा यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा जा 700 रुपये होता, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, हम माइनस में चले जाते हैं। उस केस में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा माइनस में हो जाता है, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ये हमारा इस टाइम पे -300 हो गया। तो अब तीनों जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो जा रहा है वो ज़्यादा है, आ रहा है वो कम है। 200 + 100 300 + 700 1000 रुपये जा रहे हैं, 100 + 200 300 + 400 700 रुपये आ रहे हैं, 1000 रुपये जा रहे हैं, 700 आ रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में आ गया। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें हमसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन।
मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। भाई हमने टेबल में लिख दिया डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले जो बेस है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मीनिंग के बेसिस पे। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब फॉरेन करेंसी की कंपैरेटिवली कम की जाती है तो उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन है, यहाँ पे फॉल है। रिडक्शन जो चीज़ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो फॉल है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू गिर रही है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, यहाँ पे वो जान करके कम की जाती है। अगला पॉइंट है अकरेंस। इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे कभी भी मार्केट फोर्स डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट जान करके करेंसी की वैल्यू को कम करती है। डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। यहाँ पे जो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और करेंसी की वैल्यू गिरती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, डिवैल्यूएशन हमेशा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, क्योंकि यहीं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपने हिसाब से करेंसी की वैल्यू को डिप्रिशिएट कर सकती है, कम कर सकती है। जो डेप्रिसिएशन है वो होता है हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज फॉर साइट सीइंग एक्सेट्रा बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन द राइज। मतलब हमारे देश के बहुत सारे लोग अब बाहर जाना, घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि क्योंकि अब हमारे देश के बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ की करेंसी को डिमांड करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि जब हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे तो वो इंडियन रुपीज़ तो वहाँ पे खर्च करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ की करेंसी को खरीदेंगे। तो जब वो वहाँ की करेंसी को खरीदेंगे तो उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। बट उनकी करेंसी को खरीदने के लिए हमारी करेंसी को सप्लाई करना पड़ेगा। भाई कुछ देंगे तभी तो मिलेगा। तो जब हम अपनी करेंसी को सप्लाई करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरीके से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनका फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसके रेट बढ़ते हैं। तो जैसे अभी इस एक क्वेश्चन में हमारा करेंसी का ओरिजिनल डिमांड कब था DD, ओरिजिनल सप्लाई कब था SS, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये हमारा पहले वाला एक्सचेंज रेट है OR, और ये हमारी पहली वाली क्वांटिटी OQ। अब हमारे देश के लोगों ने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ की करेंसी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तो वहाँ की करेंसी का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, DD से शिफ्ट करके D1 हो जाएगा, और वो अब सप्लाई कर्व को E1 पे काट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर पॉइंट पर है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो नया वाला वो हो जाएगा OR1, मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ गया एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ के OQ से बढ़ के OQ1 हो जाएगी। सैम्पल पेपर 2020 में एक क्वेश्चन आया था, जो Jan-Feb में रिलीज होता है सैम्पल पेपर, उसमें क्वेश्चन आया था, मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNCs हैव शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज फ्रॉम चाइना टू इंडिया, thereby boosting the Make in India program of the government। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने, कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में कर दी। तो उससे गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा और उसका इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या आएगा। भाई सीधी सी बात है कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को चाइना से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगी तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी उनको करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो वो अपनी करेंसी को सप्लाई करेंगी सो दैट दे कैन बाय इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ को खरीद सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सपोज मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और
जो पहला वाला इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो OR है, पहली वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है। अब जब सप्लाई बढ़ गई, बाहर से कंपनीज इंडिया में आ गई, तो हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो डिमांड कर्व को अब E1 पे काट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे E1 पे काट रहा है, तो जब आप इसको लेफ्ट पे लाइन खींचेंगे हमारे पास नया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ जाएगा, जो पहले से कम होकर OR से कम होकर OR1 हो गया है। और जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो पहले से बढ़ के OQ से बढ़ के OQ1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट कम होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इफ इन्फ्लेशन इन कंट्री ए इज हायर देन इन्फ्लेशन इन कंट्री बी एंड द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बिटवीन द टू कंट्रीज और बिटवीन द टू कंट्रीज फिक्स्ड, व्हाट इज likely to happen to the trade balance between two countries। भाई क्या बता रहा है कि कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए में इन्फ्लेशन जो है, जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कंट्री बी। मतलब कंट्री ए में गुड्स महंगी मिलती है कंपेयर टू कंट्री बी, और जो एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिक्स है, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करके एक्सचेंज रेट को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अब क्या कहता है, क्या पूछ रहा है कि जो ट्रेड बैलेंस है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। भाई सपोज एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। सपोज एक गुड है जो कि कंट्री ए में मिलती है 100 रुपये की और कंट्री बी में मिलती है 50 रुपये की। तो सीधी सी बात है कि भाई क्या होगा कि जो कंट्री ए के जो लोग हैं वो उस गुड को कंट्री बी से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो गुड कंट्री बी में सिर्फ 50 रुपीज़ की मिल रही है, 50 रुपये की मिल रही है। तो कंट्री बी के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, प्लस जो तो कंट्री ए में तो डेफिसिट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंट्री ए अब कंट्री बी से सामान खरीद रही है, इसकी पेमेंट इसको ज़्यादा हो जाएंगी। कंट्री बी के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सरप्लस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्री बी कंट्री ए को एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये यहाँ पे बेचे तो इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी, तो इसको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा।